Bringing radio back into life. MUL Online Radio. MUL पॉडकास्ट प्रोग्राम के साथ मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। हाजरीन और नाजरीन, आप जानते हैं कि हम आपके साथ मुख्तलिफ मेहमानों की मुलाकात कराते रहते हैं। ऐसे मेहमान जो अपने शोबे में ना सिर्फ महारत रखते हैं बल्कि उनकी बातों को हमारे नौजवान ख़ास तौर पर यूथ जो है वो बड़ी दिलचस्पी से सुनती है। और इसमें इन बातों में ना सिर्फ मालूमात होती हैं बल्कि इन बातों में आगाही, शऊर और रहनुमाई की बातें भी होती हैं, जिनके ऊपर आप अमल करके अपनी ज़िंदगी में, अपने मुल्क में, अपनी शख्सियत में निखार भी पैदा कर सकते हैं। ऐसी ही बातों में, ऐसी ही शख्सियात के हवाले से हमने एक शख्सियत का चुनाव किया है। हमारे दरमियान मौजूद हैं अरिहा रफ़ीक साहिबा। अरिहा रफ़ीक साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं और ये मास्टर NLP मास्टर कोच भी हैं, ये ट्रेनर भी हैं। और हम इनसे बातें करेंगे इंसान की नफ्सियात के हवाले से। हम बात करेंगे खैर और शर की बात करेंगे, हम नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात करेंगे, फ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे और अपने उन अमूमी रवैयों की बात करेंगे जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी जाते हैं और ख़ुशी का एहसास भी होता है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी बातें होते हैं हमें गैर महसूस तरीके से ये पता ही नहीं चलता कि हम उदास हैं तो क्यों उदास हैं, हम खुश हैं तो क्यों खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम अरिहा, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये आप बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजिस्ट होते क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं? अच्छा, पहले साइकोलॉजिस्ट को मैं ना अक्सर आसान ज़ुबान में बोलती हूँ कि हमारे पैगंबर होते थे, वो कुछ बात करते थे, कुछ खुदा ने उनको एक टेक्निक से टूल्स दिए हुए थे जिससे बात करके लोगों को अच्छा लगता था, ठीक है, उनकी मुश्किलात आसान होती थी। सो साइकोलॉजिस्ट को मैं बड़े आसान ज़ुबान में बोलती हूँ कि पेशाए पैगंबरी है। पेशाए पैगंबरी है, ये तो बड़ा मुकद्दस पेशा हो गया। बेशक। जस्ट आप इमेजिन करें कि आपसे एक बंदा बात कर रहा है और उस बात के दौरान, उस टेक्निक्स के दौरान उसकी ज़िंदगी का एक मसला हल हो गया है, तो खुदा ने आपको कितना अजर दिया होगा। अच्छा, ये बताइए, साइकोलॉजिस्ट को नफ्सियात दान भी कहते हैं। ये इंसान की नफ्सियात को समझते हैं और उसको परखते हैं, फिर इंसान के रवैयों में जहाँ खामी होती है या खला होता है उसकी निशानदही करते हैं, उनको फिर समझाते हैं, उनके सेशन करते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है, जो हमारे पैगंबर थे वो लोगों की इस्लाह करते थे। और जो परेशान लोग होते हैं, हमारे तसव्वुफ़ के अंदर भी, सूफ़ीज़म के अंदर एक दर्स है मुराकबा, बेशक, जिसमें वो जाके अपने आप को ज़ीरो लेवल पे लेके आते हैं और फिर खुदा से रजू करते हैं और फिर खुदाइयत की तरफ उनका रजू जो ऐसे ही होता है वो बहुत से मसले मसाइल से निकल जाते हैं। क्या नफ्सियात में आप जब देखते हैं कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो डिप्रेशन में मुब्तला होता है, तो आप उसका इलाज किस तरह से करते हैं और किस तरह से उसको देखते हैं कि इसकी असल बीमारी की जड़ क्या है? वो कौन से असूल हैं जिस पे जाके आप ऐसे फैसले करते हैं? अच्छा, दो तरीके के, अगर डिप्रेशन में भी लोग आते हैं तो दो तरीके के होते हैं। एक तो जिसको क्लिनिकल डिप्रेशन हम बोलते हैं, जिसके बारे में हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है। एक वो चीज़ है जो हमारे आजकल सोशल मीडिया से लोग गूगल करके अपने आप को डिप्रेशन लेके आते हैं। सो अब है ये कि आजकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन करें। आपने कहा गूगल को देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये इसको ज़रा डिफ़ाइन कीजिएगा। जी, आपके सर में दर्द हो रही है, आपका किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, ठीक है, यू फीलिंग डाउन, आपको स्ट्रेस है और आपने अपनी ये सिम्टम्स गूगल पे डाल दिए कि जी मुझे क्या है ना। गूगल आपको प्रॉपर डायग्नोस कर दिया, जी आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ना। अब ये अक्सर लोग भी कहते हैं कि आप कभी भी अपने सिम्टम्स जो हैं गूगल पे मत डिस्कस करें, बिकॉज गूगल हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। वहाँ पे सारी नॉलेज है, हर तरीके का स्टडीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, बट एक एक्सपर्ट का काम एक एक्सपर्ट ही कर सकता है, सही है। तो मेरे पास जब क्लाइंट आएंगे तो पहली चीज़ ये है कि मैं उनसे सबसे पहले बोलूँगी, अच्छा मुझे शेयर तो करो, आपका चैलेंज क्या है, आपकी परेशानी अपनी मुझे बताओ। जी।
अब जब वो परेशानी बता रहा है, अब वो कह रहे हैं कि मुझे बार बार डिप्रेशन में हूँ। मेरा सवाल पहले ये होता है कि ठीक है, वो मैं आपको डिसाइड करके आपको बताऊंगी कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं। मुझे बताओ कि सिर्फ डिप्रेशन है या सैडनेस है। हम अक्सर, ये हमारे बहुत लोगों में होता है कि हम चीज़ों को एग्जैजुरेट बहुत ज़्यादा करते हैं, बढ़ा के बताना, ठीक है। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, आपको मैं बोलूँ कि थिंक ऑफ अ पर्सन जो डिप्रेशन में है, वो बहुत एक्सट्रीम सैडनेस की एक पिक्चर आती है आपके माइंड में, ठीक है। बट आप सिर्फ एक ऐसे इंसान के बारे में अगर सोच रहे हो कि जो सिर्फ उदास है, ठीक है। उदासी और डिप्रेशन में फर्क है, बहुत ये फर्क आप है। बताना चाह रही। डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जो कि क्लिनिकली आपकी ब्रेन में सब केमिकल्स की वजह से, रिलीज की वजह से समथिंग रॉन्ग। सैडनेस इज नॉर्मल। ये तो एक रवैया है, ये तो जैसे खुशी होती है एग्जैक्टली वैसे ही उदासी भी होती है। उदासी भी होती है। अच्छा, ये एक चीज़ को थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसको खोल के बयान करते, इसको जी। एलैबोरेट करें। ये बताइए, ये जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन बेसिकली है क्या और इसकी कॉजेस क्या है? अच्छा, डिप्रेशन बेसिकली आजकल, जैसे डिप्रेशन के बारे में बहुत सारे, डिप्रेशन एक स्टेट है, ठीक है। नंबर वन थिंग, इट्स अ डिसऑर्डर। आज के बाद अगर जो इस चीज़ को देख रहा है, इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उसको ये ज़रूर पता चलना चाहिए कि आपने कभी भी खुद को डिप्रेशन में कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आपने ये नहीं बोलना, ठीक है। ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है जो कि कुछ 6 महीने के दौरान आपको एक स्पेसिफिक एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है। फिर उस एपिसोड की एक इंटेंसिटी होती है, उस इंटेंसिटी के साथ, उन टाइम पीरियड के साथ, और इसके अलावा आपकी जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग क्या होती है कि आपके रोज़मर्रा के काम है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिस्टर्ब है, दैट इज़ डिप्रेशन। और जो डिप्रेशन में आए हुए लोगों के बात सिंपल सी है कि उनको लिए हमें साइकेट्रिस्ट ज़रूरत है। और साइकेट्रिस्ट, ये जो कहते हैं कि साइकेट्रिस्ट से सेशन कराते हैं, उसके बाद फिर कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है, इसको ज़रा बताइएगा। अच्छा, साइकेट्रिस्ट एक ऐसा इंसान है जिसने MBBS की है पहले, 5 साल की डॉक्टरेट डिग्री। उसके बाद आगे उनकी मेडिकेशन में जैसे स्पेशलाइजेशन है, जिस ना आप एक हार्ट सर्जन बन जाता है, ठीक है, या डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं, या गायनाकोलॉजिस्ट बनते हैं, वो साइकेट्रिस्ट स्पेसिफिक मेडिकेशन, जो कि सिर्फ दिमाग के मेडिकेशन और हार्मोनल मेडिकेशन, वो पढ़ के दे बिकम साइकेट्रिस्ट। वो उसकी प्रेस्क्रिप्शन लिखता है और prescription उसके मुताबिक वो उनका अद्वियात के ज़रिए उनका इलाज करता है। एग्जैक्टली। और साइकोलॉजिस्ट थेरेपीज यूज़ करते हैं, ठीक है, थेरेपी एक्सरसाइज के ज़रिए। एग्जैक्टली। सेशंस होते हैं, थेरेपीज होती हैं, उनकी टेक्निक्स होती हैं, और वो आपको सिखाते हैं कि आप, ज़रूरी नहीं आप सेशन का मतलब ये होता है कि आपको एक नई टेक्निक सिखाई है, अब आपने इसको इस्तेमाल करना, एंड यू कैन कम आउट ऑफ डिप्रेशन। अच्छा, एक आदमी डिप्रेशन में है तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, उसको पहले साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? अच्छा, एक आदमी अगर डिप्रेशन में है, सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि उसको पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, और साइकोलॉजिस्ट से भी पहले काउंसलर्स होते हैं, जो कि आपको हर चीज़ बड़े बेसिक लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। आप काउंसलर के पास जाओ और अपने मसला बताओ, वो काउंसलर आपको खुद ही बता देगा जी आपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। अच्छा, काउंसल आपको कहाँ से अवेलेबल होंगे? हमें तो क्लिनिक में काउंसल्स बहुत कम नज़र आते हैं। पाकिस्तान में असल में ये है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हीं को काउंसलर समझा जाता है, ठीक है। बट काउंसलर्स की एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। अब ये है कि गेट इन टच विद एनी पर्सन, जैसे अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आए और उसने कहा कि मुझे काउंसलर चाहिए, सो मुझे पता है कि मेरे आसपास कौन कौन काउंसलर है, कौन कौन साइकोथेरेपिस्ट है, और कौन कौन कोचेस हैं, कौन कौन वैसे थेरेपिस्ट हैं, कौन साइकेट्रिस्ट है, सो मैं रेफ़र कर सकती हूँ। अच्छा, अरीहा, गेट इन टच विद सम वेरी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन, और वो आपको काउंसलर्स प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा अरीहा, आप ये बताइए, बहुत से पेशेंट आपके पास आते भी होंगे, आप उनको देखती भी होंगी,
तो ये डिप्रेशन की असल वजूहात हैं क्या? हमारे माशरे में बहुत सी ख़वातीन कहती हैं मुझे तो डिप्रेशन हो गया, वो नींद की गोलियां खा रही होती हैं, वो कोई एंटी एलर्जी खा रही होती हैं और कुछ नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं, वो एक्टिवेट पी का सिरप पी के सो जाती हैं। तो बहुत सी ख़वातीन और बहुत से ऐसे हमने नौजवान भी देखे हैं। फिर इसी चीज़ पे नौजवान जो होते हैं लड़के, वो सिगरेट पीना भी शुरू कर देते हैं और नशे की आदत भी उनको पड़ जाती है। तो ये तो डिप्रेशन अगर देखा जाए तो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके पास पेशेंट आते हैं, हमारे माशरे को आप समझती हैं, हमारे माशरे में इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इनको हमें कैसे एड्रेस करना चाहिए और इन मसाइल से कैसे निपटना चाहिए? बेशक, मैं आसान ज़बान में बताती हूँ। आजकल हम सबके पास एक डिवाइस है जिसको हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन जिस पर्सन के पास है उसके पास पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब वो पूरी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में किसी एक ऐप पे चले जाएं और उसका स्क्रीन टाइम देखें कितना है, आप हैरान रह जाएंगे। हर इंसान, इवन अगर आप औरतों नौजवानों के बारे में ज़्यादा बात करें, वी नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल्स क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में रहते हैं, बट बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऑफिस में भी रह के वो रील्स देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं। तो आप एक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं 8 घंटे के लिए। मोस्टली आजकल जो एवरेज स्क्रीन टाइम है ऑफ एनी अडल्ट इज़ 8 आवर्स अ डे। आप 8 घंटे कैसा कंटेंट करें जिससे आपको पता भी नहीं है वो आपके दिमाग के लिए किस तरह खतरनाक है, वो आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर देता है, मेमोरी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी थिंकिंग जो मेजर नेगेटिव थिंकिंग है ये सोशल मीडिया से आती है। टाइम किलिंग। अब आपने जैसे अक्सर नौजवान हैं, रात को मोबाइल अक्सर हर किसी को यूज़ करने की आदत है, स्क्रॉल किया जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं। अब आंखें सोना चाहती हैं बट दिमाग जागा हुआ है। अब अक्सर लोग आके बोलेंगे जी मुझे नींद नहीं आती, तो आपके वाली बात थी, नींद की गोलियां खानी पड़ी हैं, बट वो भी वैसी नींद नहीं आएगी क्योंकि दिमाग जाग रहा है, उसमें कंटेंट वो कंज्यूम किया हुआ है, बॉडी दिमाग का साथ नहीं दे रही होती। बेशक। क्या इसको हम यूं कह सकते हैं कि डिप्रेशन में वो लोग चले जाते हैं जिनका दिमाग और जिनकी बॉडी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे होते? दिमाग साथ देता है बट नेगेटिवली साथ दे रहा है, आपके ऑपोजिट ही काम कर रहा है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात कहती हूँ, जब एक दिमाग को, एक थिंकिंग पैटर्न को यूज़ करके आप डिप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं अपने अंदर, उसी को यूज़ करके आप बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। सो दिमाग तो एक ऐसी चीज़ है कि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल छोटा बच्चा, उसको आप जो सिखा दो वो सीख लेगा। अक्सर वो घर में छोटे क्या नाम है, जैसे कहते हैं ना, फूफियाँ चाचियाँ जो होती हैं, वो कोई उल्टे चीज़ भी सिखा देंगी कि जी बच्चा बोलता हुआ अच्छा लग रहा है। अब बच्चे को नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन माँ बाप को और उसके आसपास के इन्वायरमेंट को इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, आप मोबाइल की स्क्रोलिंग की बात कर रही थी, मैंने इस वाले से कुछ पढ़ा है कि बाहर की दुनिया में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मोबाइल अलाउ ही नहीं है कि वो मोबाइल को एक ख़ास उम्र की हद तक वो यूज़ नहीं करने देते, स्पेशली स्कूल्स में और घरों के अंदर भी। तो ये मोबाइल उम्र की किस हद में इस्तेमाल करना चाहिए और इसके इस्तेमाल से किस एज के बच्चे सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं? ठीक है, आपने ना हज़रत अली का एक कौल पढ़ा होगा कि जब बच्चा छोटा है तो उसको बादशाहों की तरह ट्रीट करो 5 साल तक, ठीक है। 5 साल, फिर उसके मतलब ये 5 साल तक, 5 साल से आगे लेके 11 साल तक का जो बच्चा है उसके ऐसे करो जैसे गुलाम हो, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली एज होती है वो सोशलाइजेशन की एज होती है, ठीक है। वो ये होती है कि 11 साल से लेके आगे 18 साल तक ये सोशलाइजेशन की एज होती है। अब 11 साल का जो बच्चा है ना, उसमें थोड़ी अवेयरनेस आ जाती है। 5 साल का बच्चा वो ऐसा रॉ मटेरियल है, जैसे वो कहते हैं ना कच्ची मट्टी, कि उसका जो बनाना है वो बना ले। हमारे तो बच्चे को 1 साल में मोबाइल पकड़ाया जाए, बहुत गलत बात है। बल्कि वो छोटा बच्चा 2-3 साल की एज का होता है, वो टैब यूज़ कर रहा होता है, माँ बाप बड़े खुश होते हैं, देखो इतनी छोटी एज में इसने टैब यूज़ करना शुरू कर दिया। हाँ जी, स्क्रॉल कर रहा होता है, वो आगे रील्स देख रहा होता है, वो कार्टून देख रहा होता है, गेम्स खेल रहा होता है। जी।
अब उसका इफेक्ट क्या हो रहा है आजकल? इफेक्ट ये हो रहा है कि आजकल स्पीच, अक्सर बच्चे जिसमें स्पीच डिले है, स्पीच डिले क्या होता है कि बच्चा बोलता नहीं है या देर से बोल रहा है। स्कूल में टाइम हो गया लेकिन बच्चा बोलना नहीं पा रहा, जब बोलता है तो ठीक नहीं बोल रहा। ये चीज़ें हमारे ज़माने में बहुत कम थी, अब ये बहुत एक्सेस लेवल पे आ गई है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक साथ कोई 5 से 6 लैंग्वेजेस को कंज्यूम कर रहा है। अब उसको नहीं समझ के उसमें उसकी कौन सी है। एग्जैक्टली, घर में पंजाबी बोली जाती है, जी स्कूल में उर्दू पढ़ता है, हाँ, और मोबाइल के ऊपर अंग्रेजी, फिर हिंदी, एग्जैक्टली। आजकल स्पेनिश के वो बहुत ज़्यादा उनके टॉयस आते हैं, फिर फ्रेंच आ गया है। तो वो इस तरह की लैंग्वेजेस बच्चा जब समझ रहा है, बल्कि उसको वो जो है ना, वो रोमन अंग्रेजी के अंदर उर्दू और हिंदी लिखता है। हाँ, तो मिक्सचर हो गया, 5 6 7 जुबानें यूं बेशक। यूं 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 यूं, और किसी एक जुबान पे भी उसको कमांड नहीं होती। तो वो ये है कि जी बेबा बकरी होता है, तो आजकल बेबा बकरी पढ़ रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता कि री और री में क्या फ़र्क है। एग्जैक्टली ऐसे ही, ऐसे तो स्पीच डिले है। अब उससे अगली एज जो आ जाती है, वो एक ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चा आपको देख के सीखता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि माँ भी मोबाइल यूज़ कर रही है, इधर बाप भी यूज़ कर रहा है, तो बच्चा कह रहा है मुझे भी दे दो। बल्कि जो तवज्जो बच्चे को चाहिए, जो टाइम बच्चे का होता है, वो माँ बाप मोबाइल को दे रहे होते हैं। और एग्जैक्टली, बच्चा इग्नोर हो रहा है। एग्जैक्टली, उसके अंदर तो फीलिंग्स आती हैं ना, एग्जैक्टली। वो खुद को भी इग्नोर महसूस करता है। ये फीलिंग्स अगर बढ़ जाती हैं तो अगली एज में जैसे ही पहुंचता है, वो एहसास से कमतरी साथ चल रही है, जिसको हम अक्सर जब हम थेरेपी कर रहे होते हैं तो हम जैसे कहते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग हमारी एक टेक्निक है। ठीक है, वो ये होता है कि बचपन से आपके जो मसले आप साथ लेके चल रहे हो, अटेंशन सीकिंग, अक्सर जब बच्चे होते हैं माँ बाप आपको अटेंशन नहीं दे रहे हो तो बच्चे कोई चीज़ तोड़ देगा या अपने बहन भाई को मार देगा, तो उसका अटेंशन ले रहा है। लेकिन माँ बाप ने क्या किया, अच्छा तंग कर रहा है, ये लो, ये अपने कार्टून देख लो। अच्छा, आप जब लोगों का इलाज करते हैं तो आप मेडिसिन भी यूज़ कर रहे होते हैं, आप एक्सरसाइज भी कराते हैं, क्या आप दीन के कुछ हवाले भी देते हैं कि हमारे मज़हब जो है वो आपको क्या सिखाता है? आपको उम्मीद सिखाता है, बल्कि खुदकशी को हराम कहा गया है इसलिए कि उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। बेशक। तो आप ये मज़हब के हवाले से जो हवाले देते हैं, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप हमारी यूथ को, हमारी नस्ल को वो बातें भी बताएं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हज़रत अली का ये कौल था। ठीक है, हज़रत अली ने मतलब 1400 साल पहले ये बोला गया था। अब जब साइंस है, वो बच्चों की जो अपब्रिंगिंग पे हम जब रिसर्चेस करते हैं और हम कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, अब हमने प्रॉपर थेरीज बनाई है जी, 5 साल में बच्चे का जो दिमाग होता है कच्चा होता है, उसको कुछ भी सिखा लो, कोडिंग सिखा लो, कुछ भी सिखा लो। और उसके बाद जो मॉडलिंग एज आती है, 11 साल में आप बच्चे को मोबाइल दे सकते हो, क्योंकि उसने अपने पीयर्स के साथ आगे करना होता है। फिर उसके बाद बिजनेस पर्सोना एज आ जाती है। ये हमारे मज़हब ने बहुत टाइम पहले हमें सिखा दिया हुआ है। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं कि नाउमीदी की। नाउमीदी को कुफर क्यों बोला गया है? क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बोला है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। बिल्कुल ऐसी का, इन्नमा उसरन युसरा। ठीक है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम क्या करते हैं, हमारे कुछ थिंकिंग पैटर्न्स इस तरीके बने, हम मुश्किल के बाद की आसानी ढूंढ रहे होते हैं, और वो हमें नाउमीदी में लेके आती है। नहीं, अच्छा टाइम तो आएगा नहीं, जो साथ आसानी हम उसको देख ही नहीं रहे ना। अच्छा, क्या दो बातें मैं आपसे और करना चाहता हूँ। जी। एक तो ये कि क्या दीन से दूरी की वजह से हमारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक तो ये चीज़। दूसरी ये बात है कि क्या ये डिजिटल दौर जो है जी, इसने दिमागी बीमारी को ज़्यादा जन्म तो नहीं दिया? अच्छा, मैं आपके पहले सवाल का पहले दीन से दूरी, अच्छा ये दो तरह से हो जाता है। आप स्ट्रेस में आए हो तो आप दीन से दूर हो तो स्ट्रेस में आ रहे हो, तो ये वाइस वर्सा है। ठीक है, अब हमारे दीन में हमें क्योंकि हर पर्सन को ना एक सो देयर इज़ अ ह्यूमन नेचर कि आपको लुक अप करने के लिए कोई पर्सन चाहिए। मतलब कोई पर्सन ऐसा आपके पास होना चाहिए जिसको आप एज अ मेंटोर समझ लो। सो दीन हमारे लिए वो एक रोशनी का मीनार है। अंग्रेजी की एक मूवी है कास्ट अवे।
ठीक है। वो एक ऐसे इंसान की मूवी है जो एक जजीरे में फंस जाता है, उसको कुछ नहीं नज़र आता आसपास, तो उस फुटबॉल को कुछ बना लेता है और उसके साथ जीने लग पड़ता है। ठीक है। दीन हमारे लिए वही काम करता है कि हमें एक ज़रिया चाहिए, एक रास्ता चाहिए, और ये ह्यूमन नेचर के अंदर है कि हम खुद नहीं काम कर सकते, हमें कुछ गाइडेंस चाहिए होती है। लाइक आप जब से ऑफिस में एक बॉस है, अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ देना है, तो उसको एम्प्लॉय को पहले डिटेल्स चाहिए होती हैं, जी सर ब्रीफ दे दें पहले, तो दीन वो ब्रीफ देता है। लाइक लेट सपोज आप एक अपने एम्प्लॉय को एक फ़ाइल दे रहे हो और उसको बोल रहे हो उसको हल कर दो, और ब्रीफ नहीं दिया आपने कोई भी। बल्कि मैं ये बताता चलूं कि हमारा दीन जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेशक। ज़िंदगी गुजारने का एक पूरा प्रोटोकॉल है उसके अंदर। या दीन आपको सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सहने, रिज़्क और ईवन आपने क्या पहनना है, क्या किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, हकूकुल इबाद किस तरह से गुजारने हैं, आपने अपने हमसायों के साथ, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ, उस्तादों के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, और ज़िंदगी के किस मसले पे आके आपने क्या करना है। अगर आपने कुफर के ख़िलाफ़ लड़ना है तो जहाद किससे करना है, आपने अगर ज़िंदगी में कोई नाम कमाना है तो आपने क्या असूल वज़ा करने हैं, ये हमारा सारा दीन हमें समझाता है। बेशक। मेरे ख्याल में जो दीन से दूरी है वो खाली दीन से दूरी नहीं है, बल्कि वो ज़ाब्ता हयात है जिससे आप दूर होते हैं तो आप मुश्किलों में फंस जाते हैं। आप अपने से दूर हो रहे हैं असल Exactly. में। जो यही सवाल आपका जो अगला सवाल है ना, ये उसी का आंसर है। जब आप खुद से दूर होते हो फिर आप दीन से दूर हो जाते हो, क्योंकि खुदा पाक ने हमें खुद बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे शारक से करीब हूँ, और हमारे अंदर जो रूह है वो खुदा ने खुद फूंकी हुई है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था कि ये जदीद टेक्नोलॉजी जो है, क्या इसने दिमागी बीमारियों को जन्म तो नहीं दिया? बेशक। सो जब आप खुद से दूर होते हो ना, तो आपने टेक्नोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। आप जदीद टेक्नोलॉजी के क्या, आजकल एआई बहुत इन हुआ हुआ है, जी हाँ। हर चीज़ एआई से हो रही है। ठीक है। स्टूडेंट अपनी असाइनमेंट एआई से लिख रहे हैं, और एआई की वजह से बहुत सारे लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। अब स्ट्रेस क्या है कि जी हमारी जॉब चली जाएगी। ठीक है। अब एआई ये ने शॉर्ट कर दिया बहुत सी चीज़ों को। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट करती है। अब आप जब बीमारियों में आ रहे हैं, आपने जैसे कहा बीमारियों का बायस तो नहीं बनेगी, ये हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। क्योंकि जब एआई नहीं था तब कोई आपका अलग कॉम्पिटेंट था जो आपकी जॉब ले गया। ठीक है। जो आपसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट था। अगर आप सेल्स का बंदा हो, जी बशीर साहब मेरी सेल्स ले गए, आप कहते हैं जी एआई ले गया। ठीक है। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, अगर आपका सही इस्तेमाल नहीं करोगे इसका, तो बीमारी पैदा हो सकती है। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने सही इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ दुनिया को पहुंचाया है। ठीक है। आप हमारा पहला दौर देख लें जहाँ पे इस्लामी साइंटिस्ट होते थे, और उन्हीं के फार्मूलाज पे अभी भी लोग चल रहे हैं। अलबेरूनी और हम इन्हीं के इब्ने खल्दून इब्ने खल्दून। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ख़त्म हो तेज़ी से ख़त्म हो गया, आधे घंटे का तो पता ही नहीं चला जी। तो आप हमारी नौजवान नस्ल को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो आप वो मैसेज दीजिएगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म मिनाज यूनिवर्सिटी का आपके लिए हाज़िर है। हमारे स्टूडेंट, हमारे नौजवान आपका पैगाम सुन रहे हैं। सबसे पहले यूथ के साथ ये है कि अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस रखें। ठीक है। जब आपके पास एक मकसद होता है ना, और वो पर्पस वो होना चाहिए जो हायर पर्पस है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सूरत की, कुरान पाक की पहली सूरत है, उसमें आपका पर्पस दिया हुआ गया है। ठीक है। खुदा के पास जाएं। ठीक है। जब आप खुदा के पास जाते हैं तो आपको खुद का पता चलता है, और जब आपको खुद का पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये जो प्रॉपर आपने ह्यूमन बॉडी आप होल्ड करते हैं, आप इसको ऑन करते हैं, विच वर्ड्स अराउंड $4 बिलियन बाय द वे। आपके पास खुदा की दी हुई हर से बेहतर नेमत है, और वो सबसे बेहतर नेमत आपका दिमाग है। सो खुदा के पास जाएं, एक पर्पस रखें, अपने आप को जानें, और फिर दुनिया आपके कदमों में होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरीहा रफ़ीक। हाज़रीन और नाज़रीन, आपने अरीहा रफ़ीक की बातें सुनी। इनकी बातों में तजर्बा भी था, इनकी बातों में महारत भी थी, और इन्होंने बहुत सी ऐसी बातों को रेस्ट किया है
और खोल के बयान किया है कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अगर डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन कैसे ख़त्म किया जा सकता है। इन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरत की, वो ये कि आप जो दीन से दूर होते हैं तो आप परेशानियां आपके करीब होती हैं। तो दीन से करीब भी होना चाहिए तो परेशानियां आपसे दूर होती चली जाएंगी। बाकी ये दुनिया डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। लोग दीन से दूर तो हैं ही, लेकिन वो अपनी पुरानी रवायात और असलाफ से भी दूर होते जाते हैं। इसलिए नाउमीदी बहुत सी जगहों पे नज़र भी आती है, जो कि जैसे अरीहा ने बताया कि नाउमीदी जो है वो हमारे मज़हब में हराम है। मुझे किसी का एक शेर याद आ गया कि जब जब कोई मुझे तोड़ देता है, मेरा रब फिर से मुझको जोड़ देता है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसान को बनाती है, बिगाड़ती थोड़ी है। तो आपको अपने दीन के जितना करीब आएंगे, आप डिप्रेशन और नफ्सियाती बीमारियों से बहुत दूर चले जाएंगे। अपनी इन्हीं बातों के साथ अपने मेज़बान नदीम चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Bringing radio back into life. MUL Online Radio.